अब चलिए स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास हमेशा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कहीं v स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, लीनियर मोमेंटम। तो मास तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और ये हम जानते हैं कि जब भी किसी स्केलर का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है हमें, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो हमारा स्केलर है वो कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो नया वेक्टर है जिसे हम लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं वो हमेशा पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। बात करें लीनियर मोमेंटम की यूनिट की, तो मास की यूनिट किलोग्राम और स्पीड की यूनिट या कहें वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड के प्रोडक्ट से हमें इसकी यूनिट मिलती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का m, वेलोसिटी का हम जानते हैं LT-1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-1। और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मान लो हमारे पास कोई साइकिल है जिसका मास है 40 किलोग्राम और ये मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाए इसका लीनियर मोमेंटम निकालो, तो लीनियर मोमेंटम का पहले आप मैग्नीट्यूड पता करो। मैग्नीट्यूड के लिए मास लें आप किलोग्राम में, वेलोसिटी ले लें आप मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से 18 कट कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बात करें लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन की, तो जिस डायरेक्शन में स्पीड होती है या कहें जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा लीनियर मोमेंटम होगा। तो ये जो साइकिल है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो लीनियर मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में आएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम उसकी स्पीड के साथ कैसे वेरी करता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का मास है m और जो पूरे प्रोसेस में सेम रहने वाला है, तो हम देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट की स्पीड जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा। और किस तरह से बढ़ेगा, अगर स्पीड को आपने बढ़ा करके 3 टाइम्स कर दिया तो लीनियर मोमेंटम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, और अगर स्पीड घटेगी तो लीनियर मोमेंटम भी घटेगा। कि अगर स्पीड को मैं पहली वाली वैल्यू से 4 टाइम्स कम कर देता हूं तो लीनियर मोमेंटम भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं तो जब भी y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और दोनों की पावर 1 हो तो ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका जो टेन थीटा है वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इस ग्राफ की स्लोप। आप देख सकते हो कि इस ग्राफ पर कहीं भी अगर मैं स्लोप चेक करूंगा मीन्स टेन थीटा की वैल्यू, तो वो कैसे आने वाली है, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट आ क्यों रही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कांस्टेंट किस वजह से आ रही है, वो कि स्लोप का एक मीनिंग ये भी होता है कि वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल है और एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है दोनों का रेशियो आपको क्या देगा, स्लोप। और यहां पर आप देख सकते हो कि P/V जो है वो किसकी इक्वल है, मास के इक्वल। तो ये ध्यान रखना कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट तो है और किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल। इस बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाते हो तो लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा, लेकिन हर बार P और V का जो रेशियो है वो हर पॉइंट पर कैसा आएगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम मास के साथ कैसे वेरी करता है। और हमें फॉर्मूले से दिख रहा है कि P किसके इक्वल है, m/v के। तो मास के साथ जब मैं इसका रिलेशन चेक करूंगा तो इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी कैसी रखूंगा, कांस्टेंट। मतलब मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले सकता हूं जिनकी स्पीड तो सेम है लेकिन सभी के मासेस अलग अलग हैं। तो हमें दिख रहा है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। और फिर से आप देख सकते हो कि अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ फिर से क्या बनेगा, एक
स्ट्रेट लाइन। और आप यहां भी देख सकते हो कि इस पीएम ग्राफ के लिए अगर आप स्लोप निकालो, स्लोप का मतलब किसी भी पॉइंट पर p अपॉन m की वैल्यू, तो वो कैसी आएगी, कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट क्यों आ रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी या कहें स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम टेन थीटा भी कह देते हैं। और ये स्लोप इस वजह से कांस्टेंट आ रही है क्योंकि हमने सभी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट ले रखा है। और कहीं पर हमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लीनियर मोमेंटम को कंपेयर करना पड़ जाए जिनके की मासेस सेम है, तो आप ये भी कह सकते हो कि उनकी लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है वो उनकी स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, कि जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। और अगर हमें कहीं दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को कंपेयर करना पड़ जाए जिनकी स्पीड सेम है, तो उनका लीनियर मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट्स के मास के रेशियो के इक्वल होता है, कि जिसका मास ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको लीनियर मोमेंटम का मास और स्पीड के साथ तो कंपैरिजन दिखा दिया। अब ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसको ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। आप देख चुके हो कि लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, mv, और काइनेटिक एनर्जी आप छोटी ही क्लासेस से जानते हो कि वो किसके इक्वल होती है, हाफ mv²। तो आप क्या करो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों ही तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m² v²। ये m इंटू वी जो है ये हमारा p ही तो है, तो p²/2 किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू के। और यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि p² किसके इक्वल है, 2mk के, और p किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट में 2mk के इक्वल। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमें पता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो अंडर रूट 2mk का यूज करके हम उसका लीनियर मोमेंटम पता कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट का मास और स्पीड दे रखा है तब भी हम उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम पता कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स के मासेस और उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया जाता है और फिर हमसे कहा जाता है कि इनके मोमेंटम का रेशियो पता कीजिए। तो मोमेंटम का रेशियो आप कैसे निकालोगे, पहले का मोमेंटम अंडर रूट में 2m1k1, दूसरे का लीनियर मोमेंटम अंडर रूट में 2m2k2। आप देखोगे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो उनके लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ m1k1 और अपॉन में क्या, अंडर रूट m2k2। और कभी कभी ये कह दिया जाता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो k1 और k2 कट जाएंगे, तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट्स के मास के रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो आपको तीनों ही सिचुएशंस में लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस सेम हैं तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो उनकी स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है तो लीनियर मोमेंटम उनके मासेस के रेशियो के इक्वल होता है। और अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो उनके मास के रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। और अगर मासेस भी अलग है, काइनेटिक एनर्जी भी अलग है, तो उनके मोमेंटम का रेशियो मास और काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट है उसके रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाता हूं कि मोमेंटम के रेशियो से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनके मासेस हैं 2 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम, और उनकी स्पीड या कहें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड 2 kg वाले मास की स्पीड है और 30 मीटर पर सेकेंड 8 kg वाले मास की स्पीड है। तो हमें रेशियो पता करना है उनके मोमेंटम का। तो मोमेंटम का रेशियो बहुत ही आसानी निकालना कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है उसके मास और उसकी स्पीड के प्रोडक्ट से मिलता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के मास और स्पीड का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो पहले की अगर हम बात करें तो मास तो है 2 kg, स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का मास 8 kg और स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि 2 से ये 8 4 टाइम्स कट हो जाएगा, 15 से ये 30 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:8। ये क्या बता रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो पहले वाले की कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी मास और स्पीड का प्रोडक्ट पहले वाले की कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। और फिर हमसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, मतलब ये जो मोमेंटम का रेशियो है इसकी नई वैल्यू क्या होगी
इफ देयर मासेस वुड बी सेम। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दोनों के मासेस सेम होंगे तो m1 से m2 कट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही आपको मोमेंटम का रेशियो देगा, और वो रेशियो कितना है 1:2, क्योंकि दूसरे वाले की स्पीड पहले की कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है देयर स्पीड्स वुड बी सेम। अगर स्पीड सेम होंगी तो स्पीड दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो उनके मासेस का रेशियो है वही उनके मोमेंटम का रेशियो होगा। पहले का मास कितना है 2 kg, दूसरे का 8 kg, तो इस बार जो रेशियो आएगा दैट इज 1:4। और तीसरे में कहा गया है कि अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम क्या होगा। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो K1 और K2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मोमेंटम का जो रेशियो है उनके मासेस के रेशियो के स्क्वायर रूट से मिलता है। तो मास पहले का 2 kg, दूसरे का 8 kg, और इसका जो स्क्वायर रूट आप लोगे तो वो कितना आ जाएगा 1:2। तो इस तरह से आप दो ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का रेशियो पता कर सकते हो अगर आपको उनके मास, स्पीड या उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है और इस पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। लेकिन ये जो लीनियर मोमेंटम है इसको अगर हमें बदलना है, और लीनियर मोमेंटम को बदलते हुए ऑब्जेक्ट का मास तो हम यूजुअली नहीं बदलते, तो बदलेंगे क्या उसकी वेलोसिटी। तो मोमेंटम को बदलने के लिए, वेलोसिटी को बदलने के लिए क्या चाहिए होता है फोर्स, और कितने मोमेंटम को बदलने के लिए कितना फोर्स चाहिए ये न्यूटन ने बताया है अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि न्यूटन का ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, किस तरह से ये पिक्चर में आया और उस पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।